नमस्कार साथियों, आपका कल का पेपर नहीं डाला गया था, कल की डेट का, पर इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। आज 42वीं बिहार लोक सेवा आयोग का जो कंबाइंड परीक्षा हुआ था 1998 में, उस पे चर्चा करेंगे। और इस कड़ी में हम यही चाहेंगे कि आप कमेंट भी करते रहें। कुछ इस टाइप का मिस्टेक हो रहा है, उस पे हमें फोकस करवाइए। आप लोग कमेंट कीजिए कुछ। और चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग का समय 320 से 550 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 320 से 550 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उस समय भूमि राजस्व भाग के नाम से जाना जाता था और गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो देखिए, श्रीलंका में तो उन्होंने बौद्ध धर्म को भेजा था, पर वो शामिल नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग अशोक के साम्राज्य में शामिल थे, जो कि श्रीलंका में उसने केवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इसके लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इस प्रकार इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। तत्कालीन समय में रावी को परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी को किस नाम से? परुष्णी नदी। रावी नदी को परुष्णी नदी, और परुष्णी के किनारे दशराग युद्ध लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी। अगर इसका आंसर आपको रावी नदी भी दिया रहे तो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम देवता के साथ साथ एक वनस्पति भी है जिसे सोम रस निकाला जाता था। तो 9वां मंडल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। तबकात ए नासरी का लेखक, ये महत्वपूर्ण बुक है बीपीएससी के लिहाज से। तो तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस मिराज था। मिनहाज उस सिराज को इल्तुतमिश ने संरक्षण दिया था। तबकात ए नासरी गुलाम वंशीय शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मिनहाज ने दिल्ली सल्तनत के विषय में उसके आरंभ से लेकर सुल्तान नसरुद्दीन के शासन के राजकाल के 15वें वर्ष तक विवरण अपनी पुस्तक में दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में इसका निर्माण करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम एक मस्जिद था, उसका प्रवेश द्वार के रूप में इसका निर्माण करवाया था। और इससे जिस गुंबद का निर्माण किया गया था उसको वैज्ञानिक तरीके से बने गुंबद का उदाहरण है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का कोड है आज हंसी। तो अ से अलाई दरवाजा, जैसे जमैयत खाना मस्जिद, ह से हजार खंभा मस्जिद, और सी से सीरी का किला, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, यानी बाबर की बेटी थी। अकबर के कहने पर उसने फारसी भाषा में हुमायूंनामा की रचना की और इस ग्रंथ में उसने हुमायूं की जीवनी को लिखी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की?
क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किला का निर्माण 1648 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसका वास्तविक नाम किला ए मुबारक था और इसका भी निर्माण बलुआ पत्थर से ही हुआ है। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया और शाहजहां ने ही आना सिक्के का प्रचलन करवाया, यानी शाहजहां तो आना, शाहजहां आना, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति पर मैसूर के शासक टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। इस संधि के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और अपने 2 पुत्रों को बंधक रखने की स्वीकृति देनी पड़ी। तो इस प्रकार इसका आंसर सी 3 नंबर हो जाएगा, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर कहाँ? अरे वही आरा वाला जगदीशपुर। बिहार में यह आंदोलन 15 जुलाई 1857 ईस्वी से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक चला। तो कुंवर सिंह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के तेजपाल गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में वर्ष 1885 में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बोयमेश चंद्र बनर्जी ने की। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार इसका आंसर बम्बई है। और ऐसे 4 कांग्रेस अधिवेशन का कोड आप ऐसे याद रख सकते हैं, बकोमई, यानी बम्बई, कोलकाता, मद्रास और इसे इलाहाबाद। तो बकोमई ये 4 जगह का स्थान का नाम है जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, परंतु जनता के भारी विरोध के कारण लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य बंगाल विभाजन था। उसने प्रशासनिक असुविधा का बहाना बनाकर बंगाल के 2 भाग कर दिए। इस प्रकार इसका आंसर 2 हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 13, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र ने नील उगाने वाले किसानों की दुर्दशा पर नील दर्पण नामक पुस्तक की रचना की। बंगाल में अंग्रेज भूमिपतियों के विरुद्ध 1856 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक आंदोलन चलाया गया। भूमिपति नील की खेती करवाने के लिए किसानों पर बाध्यता का नियम लागू करते थे। अप्रैल 1860 ईस्वी में पाबना तथा नदिया जिलों में किसानों ने हड़ताल की, जिसके परिणाम स्वरूप नील आयोग नियुक्त किया गया। तो नील दर्पण, इस प्रकार अभी मध्य प्रदेश, ये करंट का सवाल हो जाएगा। मनोदर्पण एक योजना की शुरुआत की है, उसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की मन में साइकोलॉजिकल कुछ बड़ा अफेक्ट ना पड़े लॉकडाउन के दौरान। तो इस प्रकार एमपी गवर्नमेंट ने शुरू की है मनोदर्पण योजना। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे और उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम वर्ष 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका संबंध नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं से था। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 544 से 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के काल में हुआ था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इसके पश्चात अजातशत्रु तथा उदयन ने शासन किया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। यानी प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो महाजनपद काल
महाजनपद काल में मगध के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। और कालांतर में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने भी पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। चीनी यात्री हुएनसांग ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। हुएनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, यानी 630 में आया, 645 में वो रिटर्न हुआ। हालांकि 629 में ही वो चीन से चला था। कौन? हुएनसांग। तो कुल 15 वर्ष भारत में वो रहा। और ह से हर्षवर्धन और ह से हुएनसांग, यानी इस प्रकार भी क्वेश्चन रहेगा कि हर्षवर्धन हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था। किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बिहार के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। इस प्रकार इसका आंसर राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में तथा मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इस प्रकार कुंडग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें वैशाली भी दिया हुआ है, लेकिन वैशाली से भी अगर गहराइयों में जाइएगा तो कुंडग्राम ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था, यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट के कुंडग्राम में। और इनका मृत्यु राजगीर के पावापुरी, राजगीर अभी गया में है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक पिकोग्राम बराबर होता है तो 10 की पावर -12 ग्राम के, यानी डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। मतलब इस प्रकार आप याद रख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहुत सारे लोग इसको विपरीत दिशाओं से भी इसको अपना याद रखते हैं। जिस प्रकार आपको सुविधा लगे आप याद रख सकते हैं। तो एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 ग्राम के। क्वेश्चन नंबर 23 है, दूध उदाहरण है दूध इमल्शन का उदाहरण है और दूध में विटामिन सी के अतिरिक्त सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा खनिज, लवण तथा लैक्टोज एवं पानी में घुलनशील विटामिन भी पाए जाते हैं। यानी अगर हम नींबू का रस डालेंगे तो दूध तो फट जाएगा, यानी विटामिन सी उसमें अवेलेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के लिए अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत पृथ्वीवासियों के लिए और पृथ्वी पर जीवित सभी जीव जंतुओं के लिए एक वरदान है। वो एक सुरक्षा कवच है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण जो बहुत ही खतरनाक है त्वचा के लिए या त्वचा कैंसर के लिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को अवक्षय करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट खनिज से लोहा प्राप्त किया जाता है। भूपर्पटी में लगभग 42% लोहा विद्यमान है। यह पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, जबकि उल्का में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी जल में घुलनशील तथा स्कर्वी निरोधी विटामिन है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से खून
निकलता है और दांतों में ढीलापन आने लगती है। यह विटामिन खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। कौन? विटामिन सी। और इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। इसलिए आंवला वगैरह बहुत खाना चाहिए ताकि मसूड़ा मजबूत बना रहे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा उच्च ताप तथा उच्च दाब पर यह क्रिया संपन्न होती है। उच्च ताप के कारण नलिकाओं में अपनी ऊष्मीय गति के कारण इतनी अधिक गतिज ऊर्जा आती है कि पास आने पर इसके मध्य लगने वाली प्रतिकर्षण बल को पार कर सकने में समर्थ हो जाता है तथा नाभिक एक दूसरे में संलयित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजन बम का निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसका आंसर सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? इसको ऑप्शन देखिए, हीरा भी कार्बन का ही प्रूफ है, ग्रेफाइट भी है, कोयला खुद कार्बन है, तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। इस प्रकार इसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कि हीरे का आपेक्षिक घनत्व 3.5 और ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व 2.5 होता है। अगर कोयले की बात की जाए तो कोयले का प्रकार पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1930 में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। यह पुरस्कार चिकित्सा, साहित्य, भौतिक, रसायन, शांति तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। सर रमन को यह सम्मान रमन प्रभाव यानी भौतिकी के क्षेत्र में यह प्रदान किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा 1930। क्वेश्चन नंबर 30 है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व उसके तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन यह संबंध रेखीय नहीं है और मोनोटोनिक भी नहीं है। जब जल को कमरे के तापमान से भी अधिक ठंडा किया जाता है तब वह अन्य पदार्थ की तरह तेजी से घना होने लगता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर जल अपना घनत्व उच्च घनत्व तक पहुंच पाता है, यानी अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन का परसेंट अगर कहिएगा तो 46.5% है, सिलिकॉन 25% है, एल्युमिनियम 8.13% है, मैग्नीज 2.9%, नाइट्रोजन गौण मात्रा में पाई जाती है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 1/2H2O होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो सिरका में 6 से 8% एसिटिक एसिड पाया जाता है और यह स्वाद में खट्टा होता है। इसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। तो इसका एसिटिक एसिड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर से प्रति सेकंड। तो ध्वनि का वायु में वेग 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और स्टील क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.5 मिनट या 510 सेकंड भी कह सकते हैं आप। तो 8.5 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या चीज़ मिलाई जाती है? तो स्टील लोहा, कार्बन, क्रोमियम एवं निकेल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। क्रोमियम की मात्रा स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए की जाती है, यानी इसका आंसर क्रोमियम की मात्रा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है
तो सर्वप्रथम इस तकनीक का उपयोग एक प्राकृतिक रंग के रंगीन अवयवों को पृथक करने में किया गया था। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग ही होता है, इसलिए इस तकनीक का नाम क्रोमैटोग्राफी पड़ा और इस तकनीक की सहायता से स्याही के अवयव पृथक किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्रोमैटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब नहीं प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। यह गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसलिए इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है, जिससे इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचाना जा सके। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति उसी तरह होती है जिस तरह से ऊष्मीय विकिरण होता है, इसलिए तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शुष्क बर्फ है यानी शुष्क मतलब सूखा बर्फ है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ कहते हैं और CO2 को जब उच्च दाब पर संपीड़ित कर ठंडा किया जाता है तो द्रव कार्बन डाइऑक्साइड में संघनित हो जाता है। दाब बढ़ाने पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे ठोस में बदल जाती है जो सूखा बर्फ कही जाती है। इस तरह की बर्फ का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वो पिछला सारा क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है इसलिए वो सारे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ा। तो 51 क्वेश्चन नंबर है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत की प्रथम संसद 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आई क्योंकि इस तिथि को संविधान अपने पूर्ण रूप में परिवर्तित हुआ। भारत की निर्वाचित संसद 1952 में प्रथम साधारण निर्वाचन के पश्चात गठित हुई। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। प्रत्यक्ष निर्वाचन लोकसभा में 37% सदस्य स्नातक तथा 23.20% सदस्य 10वीं कक्षा भी पास नहीं थे। सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष 8 माह थी तथा महिला सदस्यों की संख्या 4.4% थी। तो इसका आंसर 1952 हो जाएगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान में ये ऑप्शन वाइज है कि 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं, 350 आर्टिकल्स हैं, 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं और 500 आर्टिकल्स हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि अब तक 104 संविधान संशोधनों के पश्चात वर्तमान समय में संशोधित अनुच्छेदों की उपधाराओं जैसे कि क ख ग इस टाइप का जो नया जोड़ा गया है के बाद अनुच्छेदों की कुल संख्या 444 प्लस हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं होगा 444 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आइए प्रस्तावना को एक नज़र देखते हैं। एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इस प्रकार घोषणा किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा डैश डैश आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस प्रकार है। तो आप इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 कि एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। कभी कभी पंथ निरपेक्ष रहेगा तो पंथ और धर्म दोनों एक ही है दोस्तों। तो धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में
से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और अनुच्छेद 31 तथा 19 के 1 के F में संशोधन करके संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब यह अनुच्छेद 300 के क में वर्णित एक विधिक अधिकार है या कानूनिक अधिकार है। तो इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में यह वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा राष्ट्रपति इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता से करेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रधान है तथा केंद्र सरकार की अधिवासी शक्ति उसी में निहित है। इस प्रकार इसका आंसर 4 हो जाएगा कि इन सभी तीनों में, यानी भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो भारत के राष्ट्रपति में भी, प्रधानमंत्री में भी और मंत्रिमंडल में भी। क्वेश्चन नंबर 56 है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कौन से? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। संघ की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है जिसका प्रधानमंत्री जी है। यह ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नकल है जिसमें कार्यपालिका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब की आधारशिला है। उसी के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और पदयुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। बजट अधिवेशन जो फरवरी से मई के बीच होता है, वर्षाकालीन अधिवेशन जो जुलाई और सितंबर के मध्य होता है, और तीसरा शीतकालीन अधिवेशन जो नवंबर दिसंबर में होता है। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट अधिवेशन को 2 सत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्य में एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। संसद के दोनों सदन का पृथक अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए, लेकिन पिछले अधिवेशन की अंतिम बैठक की तिथि तथा आगामी अधिवेशन की बैठक की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, लेकिन यह अंतराल 6 महीने से अधिक का तब हो सकता है जब आगामी अधिवेशन से पहले लोकसभा का विघटन कर दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो संविधान के राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की गई थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए। इस प्रकार इसका आंसर 3 हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। जनसंख्या से आज से अंतिम जनसंख्या की जनगणना से है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो 1947 से पहले तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। तो इस प्रकार इसका आंसर
सी हो जाएगा भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 61 है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्षों के लिए होता है। इसके बाद यह स्वतः विघटित हो जाती है, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व इसे भी भंग कर सकती है। तो स्थानीय जनता की ये इसका आंसर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 62 है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है, अर्थात इस प्रकार का शासन स्थानीय जनता के सहयोग से चलाया जाता है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 हो जाएगा, स्थानीय जनता की। क्वेश्चन नंबर 63 है, 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5.6%। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं कृषि में, यानी भारत में अधिकांश बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है, जिसे सामान्यतः मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि वर्ष के कुछ महीनों में ही कार्य किया जाता है, जिससे कृषि की जोताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है, बाकी समय व्यक्ति बेरोजगार बैठा रहता है। तो इस प्रकार इसको कह सकते हैं कृषि में। क्वेश्चन नंबर 65 है, नवीकरण जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितना है? तो किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं, और हाल के वर्षों में यह कम हुई है। हालांकि इस प्रकार की आकलित वृद्धि दर को जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कमी का रुख दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो भारत में भूमि सुधारों के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन 1950 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लागू, काश्तकारी सुधार, कृषि जोत की उच्चतम समीकरण, कृषि जोत का पुनर्गठन, सहकारी खेती के रूप में सुधार आदि शामिल था।